अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एट्रोपिन। एट्रोपिन एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है जो कोलिनर्जिक ड्रग्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। इसीलिए हम इन ड्रग्स को कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। उसी में से एक ड्रग है जिसका नाम है एट्रोपिन। एट्रोपिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है। इसको हम लाइफ सेविंग ड्रग बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक्शन देखेंगे कि किस तरह से वो अपना एक्शन परफॉर्म करती है एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए। तो बेसिकली जो एट्रोपिन होती है वो कंपिटेटिवली एंटागोनाइज करती है एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। कंपिटेटिवली का मतलब ये है कि एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, एसिटाइल कोलिन भी प्रेजेंट है, लेकिन बीच में एट्रोपिन आकर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर रही है, उनको ब्लॉक कर रही है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पा रही। तो इस तरह से एट्रोपिन कंपिटेटिवली एंटागोनाइज करती है एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन और अदर जो भी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है एट मस्करेनिक रिसेप्टर। अब हमने ये पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एसिटाइल कोलिन के दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक होते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर और दूसरे होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर। लेकिन जो ड्रग एट्रोपिन है या फिर जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनमें से मोस्टली ड्रग्स मस्करेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करती हैं। तो यहाँ पर जो एट्रोपिन ड्रग है वो सिर्फ और सिर्फ मस्करेनिक रिसेप्टर से बाइंड करके उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करती है। इसीलिए हम इसको कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं। देन है इसकी इंडिकेशंस। इंडिकेशन का सिंपली मतलब होता है कि कौन सी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए आप इस ड्रग का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसमें कंडीशन है वो है सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया। सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया का मतलब है आपकी पूरी बॉडी में पल्स रेट डिक्रीज़ हो गया है और हार्ट बीट स्लो हो गई है, इसको हम सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी हम एट्रोपिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव रिडक्शन ऑफ सीक्रेशन एंड ब्लॉकेज ऑफ कार्डियल वेगल रिफ्लेक्सेस। ऑपरेशन करने से पहले हमें जो पेशेंट की बॉडी होती है उनकी सीक्रेशंस को रिड्यूस करना होता है। तो उन सीक्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं और उनमें से वो ड्रग है एट्रोपिन, जिसको हम प्री ऑपरेटिव सीक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो कार्डियक वेगल रिफ्लेक्सेस हैं जो ब्रेडिकार्डिया काज करवा सकती हैं उनको भी ब्लॉक करते हैं, ताकि ऑपरेशन के दौरान हार्ट बीट बंद ना हो जाए, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए हम एट्रोपिन देते हैं जिसकी वजह से हार्ट कंटिन्यूसली बीट करती है ड्यूरिंग दी ऑपरेशन। नेक्स्ट है एडजेसेंट ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। अब पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में आपने ये नोटिस किया होगा तो उसमें जो स्टमक होता है उसमें अल्सर बन जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं। अगर कंटिन्यूसली उस स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और जो भी उसकी सीक्रेशन से वो रिलीज़ होती रहेगी तो वो मज़ीद पेप्टिक अल्सर के चांसेस को इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से जो पेप्टिक अल्सर है वो हील नहीं हो पाएगा और बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हम सीक्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए वैसे ही एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं, तो पेप्टिक अल्सर में भी हम स्टमक की सीक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एट्रोपिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर। फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर का मतलब है जैसे कि डायरिया। डायरिया में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो ज़्यादा मोबाइल होता है, उसकी मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से फूड सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और फूड सही से डाइजेस्ट ना होने की वजह से उस पेशेंट को डायरिया होती है। तो फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर को भी ट्रीट करने के लिए हम एट्रोपिन का यूज़ करते हैं। So atropine is the drug of choice to treat symptomatic sinus bradycardia. सिम्टोमेटिक साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब है व्हेन द हार्ट बीट टू स्लोली काजिंग लो ब्लड प्रेशर और डेजीनेस। अब हम इसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि किस तरह से एट्रोपिन हार्ट रेट को स्पीड करती है। सो हाउ एट्रोपिन स्पीड्स हार्ट रेट। क्यों हम एट्रोपिन को लाइफ सेविंग ड्रग बोलते हैं? तो सबसे पहले आप एट्रोपिन के इफ़ेक्ट को समझने से पहले हम नॉर्मल
इलेक्ट्रिकल जो हार्ट का कंडक्शन है उसके सिस्टम के फंक्शन को पहले समझेंगे। सो विदाउट ड्रग, यानी अभी हम उस पेशेंट को ड्रग नहीं दे रहे हैं, वो नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, उसके बाद वो स्टिमुलेट करता है जाके साइनो आर्टरियल नोड, जिसको हम ऐसे नोड बोलते हैं। ऐसे नोड क्या करता है, हार्ट पेस मेकर है, इसको हम हार्ट पेस मेकर बोलते हैं। और उसके अलावा एट्रियोवेंट्रिक्यूलर नोड, जिसको हम एवी नोड बोलते हैं। तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होने के बाद स्टिमुलेट करती है ऐसे और एवी नोड को, जो कंट्रोल करते हैं कंडक्शन बिटवीन द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। तो दिस inhibits the electrical conduction and causes the heart rate to slow down। जो एसिटाइल कोलिन है वो ऐसे और एवी नोड को स्टिमुलेट करके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाती है। ये है नॉर्मल मैकेनिज्म विदाउट ड्रग। इस तरह से एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। अब है विथ ड्रग, यानी अब इस मैकेनिज्म में हमने एट्रोपिन का यूज़ किया है और हम देखेंगे कि किस तरह से एट्रोपिन इंक्रीज़ करती है हार्ट रेट को और उस बंदे की लाइफ को सेव करती है। तो व्हेन अ पेशेंट रिसीव एट्रोपिन विच इज़ अ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग, ओके, तो इट competes with acetylcholine for binding with cholinergic receptors ऑन द एसे एंड एवी नोड्स। जो एट्रोपिन ड्रग है वो एसिटाइल कोलिन से compete करती है फॉर बाइंडिंग विथ कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कौन से कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, मस्करेनिक रिसेप्टर्स, जो प्रेजेंट होते हैं एसे और एवी नोड्स इन द हार्ट। तो यहाँ पर एट्रोपिन उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी। जब वो रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो एसिटाइल कोलिन उनसे बाइंड नहीं हो पाएगी और इस तरह से वो हार्ट के रेट को स्लो डाउन भी नहीं कर सकती। तो एट्रोपिन हार्ट रेट को इंक्रीज करती है बाय ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ एसिटाइल कोलिन इन द एसे एंड एवी नोड्स ऑफ द हार्ट। ये इसका हार्ट का डायग्राम है जिससे आपको मज़ीद क्लियर होगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें ऊपर, जो पैरासिम्पथेटिक इम्पल्सेस है वो ट्रेवल कर रही हैं थ्रू वेगस नर्व टुवर्ड्स द एसे एंड एवी नोड, ठीक है। देन उसकी टर्मिनल एंड ऑफ वेगस नर्व है जहाँ से वो जो सिग्नल्स हैं, ट्रांसमिशन इम्पल्सेस हैं, वो आगे पास हो रही है। अब यहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रही है साइनेप्सिस में और नीचे इसके रिसेप्टर साइट हैं जिनसे एसिटाइल कोलिन को बाइंड करना होता है। अब अगर यहाँ पर एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगी तो हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप दूसरी साइड पर देखें तो हमने इस पेशेंट को एट्रोपिन एडमिनिस्टर की है। जो ट्रायंगल जैसी है वो एट्रोपिन है और एट्रोपिन और नीचे जो सर्किल है रेड कलर वाली वो एसिटाइल कोलिन है। तो एट्रोपिन और एसिटाइल कोलिन दोनों compete कर रही है फॉर रिसेप्टर, यानी एसिटाइल कोलिन बोल रही है कि मैं बाइंड करूंगी और एट्रोपिन बोल रही है कि मैं बाइंड करूंगी मस्करेनिक रिसेप्टर से। लेकिन इनमें से जीत को किसकी होती है, एट्रोपिन की होती है, क्योंकि उसको हमने ज़्यादा अमाउंट में एडमिनिस्टर किया है। तो एट्रोपिन एसिटाइल कोलिन से compete करके उसके रिसेप्टर के ऊपर बैठ जाती है और एसिटाइल कोलिन को बैठने नहीं देती, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज रहता है ना कि डिक्रीज। यहाँ पर लास्ट में लिखा भी है एट्रोपिन एक्यूपाइंग दी कोलिनर्जिक रिसेप्टर साइट्स एंड ब्लॉकिंग एसिटाइल कोलिन। तो इस तरह से एट्रोपिन ड्रग एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती है और एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करती है उसकी एक्टिविटी को। देन कुछ एडवर्स रिएक्शन है एट्रोपिन के। सबसे पहले तो ये वेजोडाइलेशन काज करवाती है जिसकी वजह से फ्लशिंग ऑफ स्किन होती है। उसके अलावा सेकंड, डिक्रीज सेलिवेशन। डिक्रीज सेलिवेशन को हम जीरोस्टोमिया बोलते हैं क्योंकि जीरोस्टोमिया का मतलब होता है माउथ का ड्राई हो जाना। नेक्स्ट, डिक्रीज लैक्रीमेशन। अब अगर लैक्रीमेशन भी डिक्रीज हो जाएंगी तो आइज़ ड्राई हो जाएंगी और उस टर्म को हम बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। नेक्स्ट है माइड्रियासिस या फिर साइक्लोप्लेजिया। माइड्रियासिस का सिंपली यहाँ पर मतलब ये है कि ये प्यूपिल्स को डायलेट कर देती हैं और उसके अलावा जो कंस्ट्रिक्टर सिलियरी मसल्स है उनको वहाँ पर रिलैक्स कर देती हैं। नेक्स्ट है सीएनएस एक्साइटेशन।
ये ड्रग्स सीएनएस एक्साइटेशन करवाती हैं जिसमें उनको हेलुसिनेशन दिखने को मिलती है, डिलेरियम और कन्फ्यूजन होती है उस पेशेंट को। नेक्स्ट है टेकीकार्डिया। अब जो कोलिनर्जिक ड्रग्स थी वो ब्रेडीकार्डिया करवा रही थी, लेकिन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग एट्रोपिन टेकीकार्डिया करवाती है, यानी इंक्रीज हार्ट रेट करवाती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की उसको डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। नेक्स्ट है यूरिनरी रिटेंशन। सेम टू सेम ये ब्लैडर को भी रिलैक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो यूरिन बाहर पास नहीं होगा, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी। अब इसके लिए यहाँ पर निमोनिक है रेड एस बीट। रेड एस बीट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वेजोडाइलेशन हो रही है, जिसकी वजह से फ्लशिंग ऑफ स्किन हो रही है, और उसके अलावा स्वेटिंग भी डिक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से जो स्किन है वो रेड रेड दिखने को मिलती है। इसीलिए हम इस साइन को बोलते हैं रेड एस बीट। और उसके अलावा सेकंड है हॉट एस फ्लेयर, जिसका मतलब है स्वेटिंग की वजह से क्या होता है, अंदर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं हॉट एस फ्लेयर। देन है ड्राई एस बोन। ड्राई एस बोन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जीरोस्टोमिया का मतलब है ड्राई माउथ और जीरो ऑप्थेल्मिया का मतलब है ड्राई आइज, इसीलिए इनको हम बोलते हैं ड्राई एस बोन। देन है माइड्रियासिस। अब माइड्रियासिस का मतलब क्या है? यहाँ पर प्यूपिल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं। अब अगर प्यूपिल ज़्यादा डायलेट हो जाएंगे तो उस बंदे को सामने नज़र नहीं आएगा, उसकी जो विजन है वो ब्लर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं ब्लाइंड एस बेड। और उसके अलावा जो लास्ट है इसकी सीएनएस एक्साइटेशन, जिसमें उसको हेलोसिनेशन देखने को मिलती है, डिलेरियम, और उसको कन्फ्यूजन होती है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेड एज हेटर। तो इस तरह से आप इनकी साइन और सिम्टम्स को याद कर सकते हैं। फिर हम बात करें इसके एंटीडोट की। एट्रोपिन अगर पॉइजनिंग कर रही है तो उसका एंटीडोट भी हमें होना चाहिए, और एट्रोपिन का जो एंटीडोट है वो है फाइजोस्टिगमिन। फाइजोस्टिगमिन एक कोलिनर्जिक ड्रग है, और इसका कितना डोज होना चाहिए? 1 से 4 मिलीग्राम होना चाहिए। और फाइजोस्टिगमिन कौन सी कैटेगरी के होने चाहिए? टर्शरी अमाइन होनी चाहिए, क्योंकि टर्शरी अमाइन क्या करती हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्लड ब्रेन बैरियर से उनको भी क्रॉस कर लेती है, इसीलिए फाइजोस्टिगमिन टर्शरी अमाइन इज़ द बेस्ट एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। सो इट काउंटरएक्ट विथ बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइड इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग। जो एट्रोपिन की वजह से सेंट्रल और पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स हुए हैं उनको फाइजोस्टिगमिन काउंटरएक्ट करती है और न्यूट्रलाइज ऐसा कहने की कर देती है। देन लास्ट है इसकी नर्सिंग कंसिडरेशन। अब आप नर्स हैं तो नर्सिंग कंसिडरेशन को नहीं भूल सकती। सो एज अ नर्स आप क्या कर सकती हैं? सबसे पहले मॉनिटर करेंगी एडवर्स रिएक्शन, जो अभी अभी हमने डिस्कस किए वो सारे एडवर्स रिएक्शन है एट्रोपिन के, तो एज अ नर्स आपने वो सब मॉनिटर करने हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हेडेक हो गया, टेकीकार्डिया हो गया, रेस्टलेसनेस हो गई, डेजीनेस, ब्लड विजन, urinary hesitancy and constipation. Then monitor vital signs, cardiac rhythm, urine output and vision for sign of impending toxicity. यानी अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसके लिए आपने विजन को भी चेक करना है उसके अलावा प्रोवाइड स्टूल सॉफ्टनर और बल्क लेक्सिवेटिव्स एज ऑर्डर फॉर कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स लेते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इसलिए आप उनको स्टूल सॉफ्टनर और बल्क लेक्सेटिव्स प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।